तक तो मानना ही पड़ेगा कि आज बसपा कुछ हद तक कमज़ोर तो हुई है। कमज़ोर होने में दुश्मन के जो संगठन है और दुश्मन जो विचारधारा है वो तो मुख्य है ही, लेकिन साथ में जिन लोगों पर ये मूवमेंट को चलाने की जिम्मेदारी है उन लोगों द्वारा ये जो बिन जवाबदारी या तो गैर जिम्मेदाराना जो बर्ताव या तो जो गैर जिम्मेदाराना जो उसका कार्य प्रणाली है उसके कारण भी बसपा को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो ऐसे चढ़ाव आते हैं या कुछ कमियां उतार आते हैं तो उनसे हमें कोई नाउम्मीद या तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उस कमियों को हमें ही ढूंढना पड़ेगा, कोई बाहर से आके तो ढूंढेगा नहीं, और उसका जो सॉल्यूशन है वो भी हमें ही निकालना पड़ेगा। जहाँ कुछ पदाधिकारियों कुछ गड़बड़ करते हैं दूसरी पार्टियों में, ऐसे यहाँ बसपा में भी है, लेकिन पार्टी में हमें आज नहीं तो कल पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी में बसपा में और बसपा की जो कार्य प्रणाली है उसमें थोड़ा सा बदलाव करना भी ज़रूरी है। जो कैडर बेस कार्यकर्ता थे वो कांसीराम साहब के साथ थे, उसके नज़दीक थे, और जो बिकाऊ या तो दलाल प्रकार के जो लोग थे वो दूर थे। आज सिचुएशन में कुछ हद तक ये बताते हुए भी दुख होता है कि कैडर बेस कार्यकर्ताओं को पार्टी से किस तरह से दूर किया गया है, और अभी कुछ जगह पे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि कैडर बेस कार्यकर्ता की जगह अभी कुछ बिकाऊ और दलाल किस्म के लोगों ने ले ली है। सरकारी नौकरी से रिटायर्ड होने के बाद मुझे ऐसा था कि मैं फुल टाइमर पार्टी के लिए काम करने वाला हूँ, और मैंने अपने परिवार में भी बता दिया था कि अभी मैंने इतने साल तक सरकारी नौकरी की है, अब मैं बहुजन समाज पार्टी के लिए अपना पूरा समय और पैसा भी देने वाला हूँ, और घर पे बता भी दिया था कि मैं अपना पेंशन का 50% जो रकम है वो पार्टी के लिए खर्च करना चाहता हूँ। लेकिन गुजरात में कुछ सिचुएशन ऐसी बनी कि जो यहाँ के प्रभारी है या तो जो भी है, अभी क्या नाम लेके बताए, क्योंकि उन लोगों ने पार्टी में जो काम करने वाले लोग थे उन लोगों को पार्टी से अलग कर दिया, दूर कर दिया। तो 2017 में अशोक चावड़ा जी को प्रदेश अध्यक्ष जब बनाया गया, और जिस तरह से अशोक चावड़ा जी ने पूरे गुजरात में जिस तरह से गुजरात में बार बार दौरा किया, उसी के कारण लोगों को बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास आ गया था और काफ़ी लोग जुड़ने लगे थे। युवा लोग तो काफ़ी जुड़ रहे थे, दूसरी पार्टियों में भी पार्टियों में से भी लोग आकर जुड़ रहे थे, और जो बसपा जो बामसेफ है जो शेडो ऑर्गेनाइजेशन हमारा, वो भी काफ़ी ताकत से चल रहा था। अशोक चावड़ा जैसा कार्यकर्ता अगर काम करता है, उसके साथ अगर ऐसा व्यवहार ये प्रभारी कर सकता है तो दूसरे कार्यकर्ता के साथ क्या होगा, और हम लोगों को फील्ड में जाके क्या बताएंगे। और फिर जिस तरह से धर्मवीर अशोक साहब ने दूसरे यहाँ के गुजरात के जो बदनाम जो प्रभारी थे जिन्होंने काम किया, सुरेंद्र कलोरिया, उसको उन्होंने पार्टी को गुजरात में इस तरह से ज़मीनी स्तर से भी नीचे गाड़ दिया है, ऐसे आदमी को यहाँ लाके गुजरात में पार्टी को बर्बाद कर दिया है। लेकिन फिर भी हम आज तक भी पार्टी के लिए डटे हुए हैं। पार्टी के किसी एक की बपौती नहीं है, पार्टी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, पार्टी एक कांसीराम साहब का दिया हुआ मिशन है, हमारे महापुरुषों का मिशन है, और इस मिशन को छोड़कर हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। और हमें अगर मौका मिला तो हम पार्टी का ग्राफ जरूर पुराने समय में भी 4-5% से भी आगे उसका ग्राफ और परिणाम रिजल्ट भी लाके देंगे, ये हमारा वादा रहा है। साथियों जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आपको बता दी कि 132वीं जयंती बाबा साहब की इस पूरे देश और दुनिया ने मनाई। बाबा साहब के विचारों को मंजिल मुकाम तक पहुंचाने के लिए माननीय कांशीराम साहब ने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया,
और इनके ही कुर्बानी के साथ साथ में उनके इस मिशन को लगातार तमाम राज्यों से लोगों ने भी अपनी कुर्बानी दी। और ऐसे में हम लोग इस वक्त मौजूद है गुजरात के अंदर में, और गुजरात के हमको बामसेफ के एक साथी मिले हैं जो कि बाबा साहब के इस विचारधारा मान्यवर कांशीराम साहब के साथ में बढ़ाने के लगातार उन्होंने अपना आजीवन काम किया है। हमारे साथ में पीएल राठौड़ सर है, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। जय भीम। सर मैं जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार कांशीराम साहब के साथ में आपने काम किया, मैंने अभी इंटरव्यू में ही कहा, तो कब से इस आप आंदोलन में जुड़े और क्या आपको ज़रूरत लगी इस बहुजन मूवमेंट में जुड़ने की? जी, मैं 1984-85 से जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तभी जूनागढ़ में बामसेफ के संपर्क में आया। तभी से मैं आज तक बामसेफ में ही काम कर रहा हूँ। और समय जाते जाते मुझे काफ़ी संगठनों से भी परिचित हुआ हूँ, समाज में चल रहे अलग अलग संगठनों से। लेकिन माननीय कांशीराम साहब ने जो बामसेफ बनाई थी और बामसेफ जिस तरह से समाज की समस्याओं को सुलझा सकती है, ये देखकर मुझे मैं यही सोचकर बामसेफ के साथ आज तक बामसेफ से ही जुड़ा रहा हूँ। हम इसी के साथ साथ पूछना चाहेंगे कि जिस प्रकार इस देश के अंदर में हम इस बहुजन जो विचारधारा है, इस बहुजन विचारधारा जो अपने एक समय पर एक पीक पर थी, अपने समय पर एक उफान पर थी, कांशीराम साहब का कहने के दौर माना जाता है। उसके बाद में लगातार जिस प्रकार हम देखते हैं कि तमाम राज्यों के अंदर में बहुजन समाज पार्टी हो या बहुजन विचारधारा, ये तमाम तरीके से जो चीज़ें हैं, इसका कहने अपन को फॉल डाउन नज़र आता है। कैसे, किस नज़रिए से देखते, कितनी सच मानते इस बात को? नहीं, कुछ हद तक तो मानना ही पड़ेगा कि आज बसपा कुछ हद तक कमज़ोर तो हुई है। कमज़ोर होने में दुश्मन के जो संगठन है और दुश्मन जो विचारधारा है वो तो मुख्य है ही, लेकिन साथ में जिन लोगों पर ये मूवमेंट को चलाने की जिम्मेदारी है, उन लोगों द्वारा ये जो बिन जवाबदारी या तो गैर जिम्मेदाराना जो बर्ताव या तो जो गैर जिम्मेदाराना जो उसका कार्य प्रणाली है, उसके कारण भी बसपा को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। कहने के हम देखते हैं कि जिस प्रकार इस देश के अंदर में सांप्रदायिक माहौल चल रहा है, राम राज्य की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र को बनाने की बात हो रही है, संविधान को बदलने की तक बात हो जाती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्या मानते हैं कि जिस प्रकार इन तमाम अत्याचारों के चलते भारत और बहुजन समाज कहीं ना कहीं ग्रसित है, और इसमें जिस प्रकार ये चीज़ें बढ़ती जाती है, वैसे में धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ है ये बढ़ता हुआ भी नजर आता है, कमजोर होता हुआ ही नजर आता है। कैसे देखते हैं आप, अगर इन अत्याचारों को बढ़ने के बाद में क्या ग्राफ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बसपा अभी देखिए, बसपा भारत की बहुजन शोषित पीड़ित लोगों की ये तीसरे नंबर की पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी है। और राष्ट्रीय पार्टी में जैसे दूसरी पार्टियों में चढ़ाव उतार आता है, इसी तरह इस पार्टी में भी चढ़ाव उतार आते ही रहते हैं। तो ऐसे चढ़ाव आते हैं या कुछ कमियां उतार आते हैं, तो उनसे हमें कोई नाउम्मीद या तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उस कमियों को हमें ही ढूंढना पड़ेगा, कोई बाहर से आके तो ढूंढेगा नहीं, और उसका जो सॉल्यूशन है वो भी हमें ही निकालना पड़ेगा। जैसे दूसरी पार्टियों में जो होता है, इसी पार्टी में भी ऐसा होता रहता है। तो जहाँ कुछ पदाधिकारियों कुछ गड़बड़ करते हैं दूसरी पार्टियों में, ऐसे यहाँ बसपा में भी है। लेकिन पार्टी में हमें आज नहीं तो कल पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी में, बसपा में, और बसपा की जो कार्य प्रणाली है उसमें थोड़ा सा बदलाव करना भी जरूरी है। जैसा कि आप बामसेफ में काम कर चुके हैं और लगातार अपने आजीवन बामसेफ के अंदर में काम किया जो मान्यवर कांशीराम साहब ने बनाया, तो जिस दौर में आप जुड़े उस दौर का ऐसा कोई वाकया, कोई किस्सा जो कांशीराम साहब का जो आपके जहन में अभी तक बना हुआ है, जो कभी आप भूल नहीं पाएंगे, हमसे साझा करना चाहेंगे? कांशीराम साहब के साथ कामकाज तो किया था हमने, लेकिन कांशीराम साहब के साथ हमारा कोई भी ऐसा फोटो नहीं है आज तक, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर हम काम करते थे और ज़मीनी स्तर पर काम करना ही हम समझते थे। इसीलिए कांशीराम साहब के साथ जो भी हमने राजकोट में एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में भी कांशीराम साहब से हम मिले थे, कामकाज के बारे में भी। और कांशीराम साहब है वो
जैसे कार्यकर्ताओं को सीधा फटकार दे के उसको वास्तविकता जो है, वास्तविकता की पहचान कराने और कार्यकर्ता को उसके कमी कहाँ है वो कमी तुरंत ही उसके मुंह पर दिखाकर ये कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना, ये उसकी एक बहुत बड़ी उसकी खूबी रही है। और ऐसा तो कोई हमें कोई इतना बड़ा कोई कांसीराम साहब का के साथ कोई ऐसा वाक्य हमारे साथ नहीं हुआ है, लेकिन कांसीराम साहब जिस तरह से काम करते रहते थे और हम दूर से उनको काम करने में जो देख रहे थे, उसको देखते ही हमें जैसे उन्होंने जो 5 प्रतिज्ञाएं ली थी, उस 5 प्रतिज्ञाओं को पूरी करने का उनका जो निश्चय था, और कांसीराम साहब ने जो अपने पिताजी का निधन होते वक्त वो जो खुद उसकी अंतिम क्रिया में नहीं गए, वही हमारे लिए हमारे दिमाग में आज तक पड़ा है। क्योंकि काफ़ी राजनेताओं को हमने देखा है कि वो बोलते कुछ और है और करते कुछ और है, लेकिन कांसीराम साहब ने जो 5 उसकी प्रतिज्ञाएं ली थी कि मैं किसी भी कामकाज में, सोशली जो भी कामकाज है मेरा, जैसे लग्न है, मृत्यु है, उसमें नहीं जाऊंगा। और कांसीराम साहब ने ये अपने खुद के पर आने पर उन्होंने इस बात को मुकम्मल तौर पर उन्होंने ये पाला है। यही हमारे दिमाग पर रहा है कि कांसीराम सेजे साहब जैसे नेता फिर से भारत में पकना या तो भारत में आना बहुत ही, ये अभी आने वाले समय कब ऐसा नेता आएगा वो भी हम नहीं कह सकते हैं। हम जब देखते हैं कि मान्यवर कांशीराम साहब का जो पूरा इतिहास है जो हम पढ़ने में आता है, जब तमाम आप जैसे लोगों के माध्यम से पता चलता है, ये जो हमारे व्यूवर्स हैं ये भी जब जान पाते हैं, तो तब हमको समझ में आता है कि उस समय की जिस प्रकार जो कार्यशैली थी उसको हम जानना चाहते हैं, किस प्रकार मान्यवर कांशीराम साहब का काम करने का तरीका था, आपने किस प्रकार उनके साथ में काम किया, और आज वर्तमान की जो स्थिति बनी हुई इसमें क्या बड़ा अंतर मानते हैं आप? कांशीराम साहब के समय में कैडर कैंप को बहुत महत्व दिया जाता था और लगातार कैडर कैंप चलते रहते थे। और कैडर कैंप तो वो फैक्ट्री है जहाँ से कार्यकर्ता पैदा होता है। कांशीराम साहब के जाने के बाद कैडर कैंप होना बहुत ही कम हो गया है। कभी कभी कैडर कैंप लगते हैं और कैडर कैंप में भी थोड़ा सा बदलाव हुआ है, जो हमारी थियरी है उसमें। ये भी एक नए जो कार्यकर्ता है, बहुजन समाज पार्टी में कार्यकर्ता पैदा नहीं होना भी एक, प्रतिबद्ध कार्यकर्ता नहीं पैदा होना भी एक कारण है जो कैडर कैंपों की कमी है। और दूसरा, कांशीराम साहब के समय पर जो कैडर बेस कार्यकर्ता थे वो कांशीराम साहब के साथ थे, उसके नज़दीक थे, और जो बिकाऊ या तो दलाल प्रकार के जो लोग थे वो दूर थे। आज सिचुएशन में कुछ हद तक ये बताते हुए भी दुख होता है कि कैडर बेस कार्यकर्ताओं को पार्टी से किस तरह से दूर किया गया है। और अभी कुछ जगह पे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि कैडर बेस कार्यकर्ता की जगह अभी कुछ बिकाऊ और दलाल किस्म के लोगों ने ले ली है। वो बिकाऊ और दलाल किस्म के लोग और कोई बाहर की पार्टी के लोग नहीं है, वो भी बसपा के ही लोग है, बसपा के ही पदाधिकारी है। लेकिन क्या करें, ये परिस्थिति तो है। ये बसपा की स्थिति में कोई भी फेरफार या तो बसपा की स्थिति को जो पुनः थी कांशीराम साहब के समय पर ऐसी लाने के लिए तो काम तो हमें ही करना पड़ेगा, कोई ऊपर से कोई आने वाला नहीं है। आप इस पूरी परिस्थितियों को आपने काफ़ी सारे बहुजन समाज पार्टी के अंदर में जो बदलाव देखे, और जब से आपने काम की शुरुआत की काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखे, काफ़ी सारे अनुभव आपके साथ में जिस प्रकार रहे, तो कहने के आपको इस बात का दुख कहने के होता नहीं, या फिर क्या आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार अब आपने जो काम की शुरुआत की थी, जिस मिशन मूवमेंट को लेकर आपने काम की शुरुआत की थी, आज कहने का अगर उसका जो कमी कहने की खलती है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? हाँ, वो तो जैसे मैं सरकारी नौकरी से रिटायर्ड होने के बाद मुझे ऐसा था कि मैं फुल टाइमर पार्टी के लिए काम करने वाला हूँ, और मैंने अपने परिवार में भी बता दिया था कि अभी मैंने इतने साल तक सरकारी नौकरी की है, अब मैं बहुजन समाज पार्टी के लिए अपना पूरा समय और पैसा भी देने वाला हूँ। और घर पे बता भी दिया था कि मैं अपना पेंशन का 50% जो रकम है वो पार्टी के लिए
खर्च करना चाहता हूँ। लेकिन गुजरात में कुछ सिचुएशन ऐसी बनी कि जो यहाँ के प्रभारी है या तो जो भी है, अभी क्या नाम लेके बताए, क्योंकि उन लोगों ने पार्टी में जो काम करने वाले लोग थे उन लोगों को पार्टी से अलग कर दिया, दूर कर दिया। और जो लोग इलेक्शन के वक्त जो बिकाऊ लोग थे उन लोगों को जिम्मेदारी दी। ये हमें बात नहीं करनी चाहिए ये मीडिया के जरिए, लेकिन फिर भी दुख के साथ ये बताना पड़ता है कि ये सिचुएशन अभी गुजरात में है। गुजरात में भी लाखों कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता है जो अभी भी काम करना चाहते हैं। और मैं भी अभी चाहता हूँ कि मुझे पद न मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन एक कार्यकर्ता के तौर भी मुझे काम करने की इजाज़त दे। तो मैं अभी जिस तरह से तेलंगाना में प्रवीण कुमार घूम रहे हैं, मैं बस इसी तर्ज पर मैं पूरा घर बार छोड़ के काम करना चाहता हूँ। गुजरात के अंदर में जिस प्रकार आपने बहुजन राजनीति को लेकर जो बात कही है, हम जब इतिहास के अंदर में देखते हैं 2007 के अंदर में एक बड़ा एक जमावड़ा और एक बड़े वोट ऑफ परसेंटेज के साथ में गुजरात के अंदर में हमको नतीजे देखने को मिले। उसके बाद में लगातार जो बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ है ये गिरता हुआ नजर आ रहा है और आज भी वर्तमान स्थिति के अंदर में काफ़ी बुरे हाल बहुजन समाज पार्टी के हमको देखने को मिलते हैं गुजरात के अंदर में। तो क्या लगता है इन तमाम चीज़ों को किस प्रकार बदला जाए, कैसे बहुजन समाज पार्टी को फिर एक बार गुजरात के अंदर में पुनर्जीवित किया जा सकता है? ये 2017 में अशोक चावड़ा जी को प्रदेश अध्यक्ष जब बनाया गया और जिस तरह से अशोक चावड़ा जी ने पूरे गुजरात में जिस तरह से गुजरात में बार बार दौरा किया, उसी के कारण लोगों को बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास आ गया था और काफ़ी लोग जुड़ने लगे थे। युवा लोग तो काफ़ी जुड़ रहे थे, दूसरी पार्टियों में से भी लोग आकर जुड़ रहे थे। और जो बसपा जो बामसेफ है, जो शेडो ऑर्गेनाइजेशन हमारा, वो भी काफ़ी ताकत से चल रहा था। लेकिन इलेक्शन 2022 का इलेक्शन आने से पहले अभी नाम भी लेना पड़ेगा, अगर उसको नहीं कहेंगे तो भी, तो माननीय धर्मवीर अशोक साहब ने जिस तरह से पार्टी को नुकसान करने में जो अपना रोल अदा किया है और जिस तरह से जलील करके प्रदेश अध्यक्ष अशोक चावड़ा को बाहर निकाल दिया है, इससे जो जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता थे उस कार्यकर्ता पर बहुत बुरी असर हुई है। और उनको ऐसा लगा है कि अगर इतने घर बार छोड़कर अशोक चावड़ा जैसा कार्यकर्ता अगर काम करता है, उसके साथ अगर ऐसा व्यवहार ये प्रभारी कर सकता है, तो दूसरे कार्यकर्ता के साथ क्या होगा और हम लोगों को फील्ड में जाके क्या बताएंगे। और फिर जिस तरह से धर्मवीर अशोक साहब ने दूसरे यहाँ के गुजरात के जो बदनाम जो प्रभारी थे जिन्होंने काम किया, सुरेंद्र कलोरिया, उसको उन्होंने पार्टी को गुजरात में इस तरह से ज़मीन स्तर से भी नीचे गाड़ दिया है। ऐसे आदमी को यहाँ लाके गुजरात में पार्टी को बर्बाद कर दिया है। लेकिन फिर भी हम आज तक भी पार्टी के लिए डटे हुए हैं। पार्टी के किसी एक की बपौती नहीं है, पार्टी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, पार्टी एक कांसीराम साहब का दिया हुआ मिशन है, हमारे महापुरुषों का मिशन है और इस मिशन को छोड़कर हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। और हमें अगर मौका मिला तो हम पार्टी का ग्राफ जरूर पुराने समय में भी 4-5% से भी आगे उसका ग्राफ और परिणाम रिजल्ट भी लाके देंगे, ये हमारा वादा रहा है। आने वाले समय के अंदर में जो गुजरात के अंदर में चुनाव होंगे, जिस प्रकार आपने जो बातें कही है, जो एलिगेशंस आपके तरफ से रहे, क्या लगता है कि अगर ये चीज़ें बदलेंगी नहीं, ये परिवर्तित नहीं होगी, तो क्या इसी प्रकार बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ है गिरता रहेगा, या फिर अगर परिवर्तित होती है तो क्या सकारात्मक परिणाम बहुजन समाज पार्टी के खासतौर पर गुजरात के अंदर में देखने को मिलेंगे? क्या लगता है? हाँ, मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ गुजरात के परिप्रेक्ष्य में ही बात कर रहा हूँ। और गुजरात में इस इलेक्शन में जिस तरह से घटनाएं हुई है 2022 के इलेक्शन में, तो इससे तो ये तय है कि गुजरात में बसपा अभी 10 साल पीछे धकेल दी गई है। और उसके लिए अगर ऐसा नहीं है कि बसपा पुनः जीवित नहीं हो सके, काफ़ी कार्यकर्ता गुजरात में पड़े हुए हैं जो बसपा को पुनः जीवित करना चाहते हैं। लेकिन जो नेतृत्व है, गुजरात का नेतृत्व है, ऐसे निकम में तो ठीक है, लेकिन ऐसे
ऐसे निष्क्रिय लोगों के पास है कि कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता जाए तो जाए कहाँ, काम करे तो कहाँ करे, किसके साथ काम करे। ये एक निराशा व्यापी हुई है। अगर सक्षम नेतृत्व गुजरात को मिले तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि गुजरात में स्टेट एमएलए के इलेक्शन में जरूर न जरूर रिजल्ट निकल सकता है और आने वाले समय में भी गुजरात में रिजल्ट दे सकते हैं कार्यकर्ता। ये मेरा दावा है और मैं विश्वास भी रखता हूँ। लगातार इस देश के अंदर में जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है, तीसरे नंबर की पार्टी अभी भी बरकरार है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ है काफ़ी स्टेट में हमको अच्छा भी नज़र आता है, काफ़ी स्टेट में गिरता हुआ भी नज़र आता है। बहन जी के ऊपर में काफ़ी सारे सवालात खड़े किए जाते हैं। बहन जी को ये कहा जाता है कि वो घरों से बाहर नहीं निकलती, वो मैदान में नहीं आती, फील्ड पर नहीं आती, रास्तों पर नहीं उतरती। इसको लेकर आप क्या बताएंगे? बहन जी का जब समय था, सब बहन जी ने बहुत ही अच्छा काम किया था। बहन जी ने जिस समय उसे फील्ड में निकल कर काम करना चाहिए था वो उन्होंने काम किया है। अभी भी वो मार्गदर्शन दे रही है। अगर बहन जी सभी जगह निकलेगी तो हम कहाँ जाएंगे? तो करना तो हमें ही है। बहन जी तो हमारी नेता है, वो नेता हमेशा निर्देशन देता है, नेता हमेशा हमें सूचनाएं देता है और जो निर्देशन दिया जाता है उसी तरह से हमें काम करना चाहिए। गड़बड़ कहीं है तो बहन जी और जो स्टेट है इसके बीच जो प्रभारी है वो प्रभारियों में गड़बड़ है, क्योंकि प्रभारी है वो सही बातें है वो बहन जी तक नहीं पहुंचाते हैं, और बहन जी तक अगर सही इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी तो हो सकता है कहीं ना कहीं निर्णय लेने में भी कोई कमियां रह जाती है। इसमें मैं नहीं मानता हूँ कि बहन जी फील्ड में नहीं निकलती है या तो बहन जी ये नहीं करती, ये तो गलत बात है। क्योंकि बहन जी का जो जिस समय था, जो फील्ड में निकलना था, जहाँ जब काम करना था, वो उन्होंने काम किया है। अभी हमारा हम जो सैनिक है, बहुजन सैनिक है, तो ये अभी ये काम हमें करना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। बहुजन समाज पार्टी ने जब शुरुआती दौर में अपना काम शुरू किया तो वो उनका जो साफ तौर पर कहना था कि 85% और 15% इसकी एक सीधी सीधी लड़ाई है। और आज वर्तमान स्थिति के अंदर में बहुजन समाज पार्टी ने अपना बहुजन हिताय से सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का नारा परिवर्तित कर दिया है। और लगातार काफ़ी जो लोग हैं वो बहुजन समाज पार्टी के अंदर में आ चुके, जिनके के साथ साथ में बहुजन समाज पार्टी के ऊपर में काफ़ी सारे ऐसे भी आरोप लगाए जाते हैं कि अपने मिशन से बीएसपी भटक चुकी है और अभी बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन है वो जीरो हो चुका है। क्या बताएंगे इस बात को लेकर? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि बहुजन समाज पार्टी वो मिशन से भटक गई है, ये बात गलत है। क्योंकि ये देखिए, ये जो सोशल संगठन होता है उनकी एक पॉलिसी होती है, वो पॉलिसी उस पॉलिसी पर चलते हैं, यानी कि एक नीति होती है। सोशल संगठन है वो नीति पर चलता है, उसकी पॉलिसी पर। और जो पॉलिटिकल संगठन है, राजनीतिक संगठन है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो स्ट्रेटेजी पर चलती है। और बसपा अपनी स्ट्रेटेजी बदलती रहती है और बसपा स्ट्रेटेजी के तौर पे चलती है। तो जो सोशल संगठन है वो अपनी पॉलिसी, उसकी जो नीति है वो एक ही रहती है उसकी। लेकिन जो पॉलिटिकल संगठन है, बहुजन समाज पार्टी बसपा की जो एक राजनीतिक संगठन है, तो उसकी स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी यानी कि रणनीति, वो दुश्मन यानी कि विरोधी विचारधारा वाली है। तो विरोधी पार्टी है, वो जिस तरह से उसकी रणनीति में बदलाव करते हैं, उसी स्ट्रेटेजी में बदलाव करते हैं, इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी को भी अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव करना पड़ता ही है। और जो बदलाव जो किया जा रहा है स्ट्रेटेजी में, उस स्ट्रेटेजी में अगर लोग ऐसा मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अपने मिशन से भटक गई है, तो मैं इन लोगों को दूरंदेशी या तो उसको बिना पॉलिटिकल माइंड वाले लोग ही ऐसा कह सकते हैं। बाकी तो जो लोग समझ सकते हैं कि क्रांति और प्रतिक्रांति क्या है, स्ट्रेटेजी और ये पॉलिसी क्या है, उसके बीच जिसको अंतर का पता है वो लोग ऐसे सवाल नहीं करते। वर्तमान स्थिति के अंदर में लगातार जो युवाओं को लेकर राजनीति हमको बढ़ती हुई नजर आती है, काफ़ी सारे चेहरे नए नए नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें या फिर प्रकाश आंबेडकर की बात करें, जो कि हाल ही में अभी बहुजन समाज की नई पसंद बनते जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी काम तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी बैकफ्रुट पर भी अभी हमको देखने को मिलती है। ऐसे में क्या लगता है कि जो बहुजन समाज पार्टी के जो गैप है, ये चंद्रशेखर आज़ाद या तमाम तरीके इस प्रकार के लोग भर पाएंगे या फिर क्या इसका नतीजा आएगा? बहुजन समाज पार्टी जो बैकफुट पर कुछ हद तक दिखाई देती है, उसका गैप ना तो चंद्रशेखर रावण भर सकता है,
ना प्रकाश अंबेडकर भर सकता है ना कोई और भर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन शोषित समाज की फर्स्ट नंबर की, लेकिन ऑल इंडिया के लेवल पे देखें तो तीसरे नंबर की ये राष्ट्रीय पार्टी है। और ये बहुजन शोषित समाज का ये आंदोलन है, उसका इतिहास रहा है कि जब जब आंदोलन आगे बढ़ता है तो उस आंदोलन में कुछ ना कुछ लोग दलाल, गद्दार या तो लालची किस्म के पैदा होते हैं। और इस तरह से मैं चंद्रशेखर रावण को कोई मिशनरी आदमी नहीं समझता हूँ। चंद्रशेखर रावण क्या ऐसा बड़ा कारण है कि जो आप उनको मिशनरी नहीं मानते? अगर चंद्रशेखर रावण को अगर कांशीराम साहब के आंदोलन पर विश्वास है, अगर है, तो उसको बहुजन समाज पार्टी के साथ काम करना चाहिए। अगर वो चाहता है कि वो बहन जी मुझे बुलाए और उसके बाद ही मैं काम करूं, तो ये तो गलत बात है। ऐसे तो पूरे भारत में कितने लोग हैं वो चाह रहे हैं कि बहन मायावती मुझे बुलाए तो ही मैं बहुजन समाज पार्टी के साथ काम करूं, तो ये तो मुमकिन नहीं है। अगर ये तो मूवमेंट है, कांशीराम साहब की मूवमेंट है, आज कल कांशीराम साहब थे आज नहीं है तो बहन जी संभाल रही है, आज बहन जी है कल बहन जी नहीं रहेगी तो हमें संभालना पड़ेगा। तो अगर मिशन के साथ, अगर कांशीराम साहब के मिशन के साथ वास्तव में चंद्रशेखर रावण को प्यार है, लगाव है, उसकी प्रतिबद्धता है, तो उनको अलग पार्टी बनाने के बजाय उनको बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए। इसी कारण मैं उसको मिशनरी नहीं मानता हूँ। युवाओं की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी भी अपने एक युवा नेतृत्व को मैदान में उतार चुकी है। आकाश आनंद जिनका नाम है, जिनको लेकर लगातार बातें और चर्चाएं चलती है कि जिस प्रकार माननीय कांशीराम साहब ने बहन मायावती को अपना उत्तराधिकारी बनाया, उसके बाद बहन जी भी कहीं ना कहीं आकाश आनंद इनको अपना उत्तराधिकारी बना सकती है। क्या लगता है इस सवाल को लेकर, क्या आपकी राय है? देखो, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की बात नहीं है, हर एक राजकीय पार्टी में कहीं ना कहीं उत्तराधिकारी होता है। तो अगर बहुजन समाज पार्टी में बहन जी के जीते जी, जैसे कांशीराम साहब ने अपने जीते जी बहन मायावती जी को उत्तराधिकारी बनाया था, तो वो काफ़ी अच्छी बात थी, क्योंकि हम मूवमेंट के साथ जुड़े हैं और मूवमेंट के साथ अगर कांशीराम साहब ने बहन जी को उत्तराधिकारी बनाया है तो हमारी जो भी प्रतिबद्धता या तो हमारी जो निष्ठा है बहन जी के साथ रहेगी। और बहन जी अगर किसी को भी उत्तराधिकारी बनाते हैं तो हो सकता है आकाश आनंद है, अगर वो युवा है, नए है, तो उसको भी तैयार होने में थोड़ा समय लगेगा। अगर समय लगता है तो कोई बात नहीं, जैसे राहुल गांधी को समय लग रहा है, तो अगर यहाँ हमारे आकाश आनंद जी को तैयार होने में समय लगता है तो हम किस काम के? कांशीराम साहब ने हम जैसे कार्यकर्ता को पैदा किस लिए किया है? कांशीराम साहब ने हम जैसे कार्यकर्ता को, ऐसे जो हमारे नेतृत्व अभी जो दूसरे जो नेतृत्व तैयार हो रहे हैं आकाश आनंद जी जैसे, उस नेतृत्व को समाज में प्रस्थापित करने के लिए भी हमें तैयार किया हुआ है। तो मैं तो स्वीकार करता हूँ, अगर बहन जी आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी घोषित करती है तो हमारी निष्ठा और प्रतिबद्धता आकाश आनंद जी के साथ रहेगी। हम जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी का काम लगातार पूरे देश के अंदर में देखते हैं, आरएस प्रवीण कुमार को लेकर मैं यहाँ पर सवाल करना चाहूँगा। लगातार तेलंगाना प्रदेश के अंदर में उनका बढ़ता हुआ ग्राफ है, 125 फीट की मूर्ति भी बन चुकी है बाबा साहब की। क्या राय है आपकी इस पूरे बात को लेकर? वो तो है तेलंगाना में, मैं तो चाहता हूँ कि हर राज्य में एक प्रवीण कुमार पैदा हो। तेलंगाना में जिस तरह से बसपा का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, वो तो जैसे जैसे बसपा का ग्राफ बढ़ेगा तो दुश्मन या तो जो विरोधी पार्टियां है जो यहाँ इसके बेस वोटर है जो बसपा के, उस बेस वोटर किस बात से खुश होते हैं उस बात को ध्यान में रखते हुए वो कदम उठाएगा। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की सबसे बड़ी मूर्ति है लगाने की बात है, या तो फिर वहाँ का जो ये सचिवालय है, सचिवालय का नाम अम्बेडकर भवन रख दिया है। जो आदमी ये कुछ समय पहले संविधान में बदलाव लाने की बात कर रहा था, वो आदमी अपने राज्य में अपने सचिवालय का नाम अम्बेडकर भवन रखे, इससे बड़ा कौन सा बदलाव है? और या तो इससे बड़ा कौन सी बसपा की ताकत का परिचय देना, ये तो थोड़ा ही शब्दों में सबसे ज़्यादा है। अभी जिस प्रकार कांशीराम साहब बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, लेकिन अब ये संस्थापक तो के साथ साथ में तमाम मनुवादी पार्टियों की या बाकी और भी पार्टियों के कहीं न कहीं ये एक वोटों की राजनीति करने के शख्स भी बन चुके हैं। ऐसे में हमको इस बात का सवाल यहाँ पर उठता है कि समाजवादी पार्टी ने
हाल ही में माननीय और कांशीराम साहब की मूर्ति लगाई है, क्या बताएंगे इस मूर्ति को लेकर, इस बात को लेकर? चलो, कांसीराम साहब तो मान लो शेड्यूल कास्ट के थे, बाबा साहब आम्बेडकर शेड्यूल कास्ट के थे, समाजवादी पार्टी के मुखिया से ओबीसी थे। अगर उसको कुछ न कुछ ये सदियों से चला रहा आ रहा जो कास्टिज्म है, उसकी असर उस पर होगी शायद, ऐसा मान लीजिए एक तबके तक। लेकिन फिर भी उन्हें छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर बने, महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पर बने, ऐसे जो अलग अलग जो ओबीसी आइकॉन थे, उस आइकॉन के नाम से जो उद्यान या पार्क या हॉस्पिटल या कॉलेज थी, उसका भी नाम उन्होंने ये अखिलेश यादव ने बदल दिया है। तो मैं तो उसे किसी भी कोने से, किसी भी नज़रिए से उसको ये बहुजन आंदोलन का चेहरा नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि वो तो अभी वोटों की राजनीति, जैसे दूसरी पार्टियां भाजपा, कांग्रेस, आप ऐसी पार्टियां जो वोटों की राजनीति करते हैं, इस तरह से ये भी वोटों की राजनीति कर रहे हैं। जिस प्रकार आपने इस पूरे बहुजन आंदोलन को खड़ा करने के लिए, या फिर जिस हिसाब से आपकी जो जिम्मेदारी थी इसको पूरा करने के लिए आपने अपना जीवन लगा दिया, बामसेफ में आपने पूरा काम किया है, साथ ही साथ ये पूछना चाहूँगा कि जब ये पूरा जो मिशन मूवमेंट गर्त में जाते हुए नजर आता है, या फिर हमको लगता है कि जिस प्रकार आपने जो कुर्बानी की थी इसका एक प्रतिफल एक समय के बाद में देखने को मिलता है, इतने वर्षों के काम करने के बावजूद भी वो प्रतिफल अगर देखने को नहीं मिलता, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले भविष्य में इस सांप्रदायिक माहौल में, देश के अंदर में, जहाँ पर संविधान बदलने की बात होती है, रामराज हिंदू राष्ट्र की बात होती है, क्या बहुजन राजनीति सफल हो पाएगी, या फिर इस तरीके से आने वाले समय के अंदर में हमारे आने वाले जो पीढ़ी है उनको बहुजन समाज पार्टी का नामो निशान नजर नहीं आएगा? एक बात तो सही है कि बहुजन आंदोलन या तो बहुजन राजनीति है। आज बहुजन राजनीति का दूसरा नाम ले तो बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी को अपने जो कार्य प्रणाली है उसमें बदलाव तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी कार्यकर्ता है वो ज़मीनी स्तर पर तैयार है वो काम करने के लिए, और काम करने के लिए तैयार है, तो हमें नेतृत्व भी ये कोई प्रतिबद्ध या तो ईमानदार नेतृत्व हर स्टेट में लोकल नेतृत्व देना पड़ेगा, और लोकल जो नेतृत्व है उस पर विश्वास भी रखना पड़ेगा। जैसे प्रभारी उत्तर प्रदेश से प्रभारी जो आते हैं, वो प्रभारी ऐसा चाहते हैं कि कोई भी किसी भी स्टेट पर, किसी भी स्टेट में, मैंने काफ़ी स्टेट में देखा है, किसी भी स्टेट में ये प्रभारी है वो अपने आप से मजबूत नेतृत्व को वो सहन नहीं कर पाते हैं, और उस नेतृत्व को डैमेज कैसे किया जाए इस दिशा में वो अपना काम करते हैं। तो ऐसे जो अभी परिस्थिति जो बहुजन समाज पार्टी के या तो बहुजन राजनीति के है, उस समय पर जो प्रभारी जो पूरे भारत में जाते हैं, उन सभी प्रभारियों से भी मेरी बहुत हाथ जोड़ के मैं मेरी नम्र विनंती करना चाहता हूं कि जो लोकल नेतृत्व है उस लोकल नेतृत्व को अपने तरीके से काम करने का उसको एक मौका दीजिए, और अगर आपने मौका दिया तो वो ज़रूरी वहाँ रिजल्ट निकालेंगे। अगर वो आपने लोकल नेतृत्व को अगर रोका गया या तो उसको खुले हाथ से उसका काम, खुले तौर से उसका काम करने के लिए आपने उसको मौका नहीं दिया, तो आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी और बहुजन राजनीति के लिए खतरा भी बन सकता है। आखिर में एक सवाल पूछना चाहूँगा, बहुजन समाज पार्टी का स्थापना दिवस बाबा साहब की जयंती को होता है, और इसी के साथ साथ बाबा साहब की 132वीं जयंती पूरा भारत दुनिया ने मनाई है, क्या बहुजन राजनीति को लेकर बाबा साहब की जयंती को लेकर आपका संदेश होगा? हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती है, लेकिन ये भी हमें दिमाग में रहना चाहिए कि माननीय कांसीराम साहब ने जो DS4 और बामसेफ है, दोनों को माननीय बाबा साहब अम्बेडकर के निर्माण दिन पर बनाया था, लेकिन ये जो पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी, उसको 14 अप्रैल पर बनाया था। तो जो लोग जिम्मेदार है पार्टी के, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको 14 अप्रैल पर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती तो मनानी चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए इस जन्म जयंती के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी का स्थापना दिन भी उनको लोगों के बीच जाकर ये मनाना चाहिए। ये हर कार्यकर्ता या तो ये जिम्मेदार, ये पदाधिकारी, उसकी जिम्मेदारी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमने काफ़ी उन सवालों को लिया, उन सवालों से पूछ कर आपको जानकारी देने की कोशिश की कि आखिर किस प्रकार बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय के अंदर में काम कर सकती है या फिर करना चाहिए, और इतिहास के अंदर में किस प्रकार बहुजन समाज पार्टी ने काम किया है। इस पूरी बातचीत को लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और आप बाबा साहब से 132वीं जयंती को लेकर क्या आप सोच रखते हैं, बहुजन समाज पार्टी के लेकर क्या आपकी राय है, उसे भी लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।
बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।